संस्थापक द्वय महतो दंपति चंद्रकला जी तथा इस सामने पंडाल में बैठे हुए विद्वज्जन साथियों, और उसमें विशेष रूप से मैं हमारे 3-4 मित्र भी हैं जो खुद बहुत बड़े लेखक हैं, वशिष्ठ नारायण जी, भाई जयनंदन जी, पंकज मित्र जी, और उड़िया के बहुत प्रसिद्ध कथाकार भाई सत्यप्रिय महालिक जी। ये अवसर मेरे लिए खुद एक विरल अनुभव की तरह में हो रहा है, क्योंकि इस तरह बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला है, लेकिन इतना उत्साह, इतनी स्वागत की भावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। तो मैं अभिभूत हूँ आप लोगों के प्रेम से, आयोजक गण के लगाव से और उत्साह से, और सबसे बड़ी बात हिंदी को लेकर आप लोगों के भीतर जो इतनी गहरी प्रतिबद्धता है उसके प्रति भी। जैसा कि अपने वक्तव्य में सुखदेव महतो जी ने बोलते हुए एक बात कही कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हम लोग उसको एक संस्कार की तरह लेते हैं। मैं उसी बात को थोड़ा दूसरे रूप में कहना चाहता हूँ, उन्हीं को समर्थन देते हुए कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं। जब हम कहते हैं हिंदी तो केवल एक भाषा का एहसास नहीं होता है, ठीक उसी तरह एक भाषा का एहसास नहीं जैसे जब हम भारतीय संदर्भ में कहेंगे एक अंग्रेज़ी, या हम कहेंगे फ्रेंच या रशियन, तो वो एक भाषा, मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि यह एक जीती जागती हमारी मांस मज्जा में शामिल, हमारे प्राणों का हिस्सा एक संस्कृति की तरह है। और आज उसी संस्कृति के बाशिंदे के तौर पर हम सब, आप लोग यहाँ उसी संस्कृति का जो घर है, उस संस्कृति का जो देश है, तो उसके निवासी की तरह, उसके नागरिक की तरह हम आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कुछ अपनी बातों को साझा करने के लिए और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। मुझे आपके सम्मुख अपना वक्तव्य जिस विषय पर देना है वो ये है, समकालीन कथा साहित्य और यथार्थ। दोस्तों, एक भाषा संस्कृति तभी बनती है जब उसमें साहित्य का निर्माण होता है। अगर किसी भाषा के पास साहित्य नहीं होगा तो वह भाषा केवल एक अपने व्यावहारिक कामकाज चलाने के लिए एक उपयोगी टूल की तरह होगी। जैसे कोई ऐसी सांकेतिक भाषा या कोडिंग, आप कंप्यूटर में आप जाइए कोडिंग, तो वो उतनी ही टेक्निकल भाषा होगी। लेकिन अगर किसी भाषा में साहित्य रचा जाएगा, साहित्य क्या करता है? साहित्य अपने देश के भूगोल, अपने देश की वनस्पतियाँ, मनुष्य, उनके रीति रिवाज, उनके यथार्थ, उनके सुख दुख, उनके संघर्ष, उनके हर्ष और विषाद, सभी कुछ को रिकॉर्ड करता है, सभी कुछ को दर्ज करता है। और यही सभी कुछ चीज़ें मिल करके एक संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक हिंदी भाषा का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके साहित्य पर भी चर्चा करें। और साहित्य में भी ये जो संस्कृति का दस्तावेजीकरण जो होता है, साहित्य में अगर वह किसी विधा में सर्वाधिक होता है तो वह कथा साहित्य में होता है। और उसी कथा साहित्य की समकालीनता और यथार्थ के रिश्ते पर मैं कुछ अपनी बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो समकालीनता क्या है? अक्सर समकालीनता की चर्चा होने पर लोगों को ये लगता है कि समकालीनता जो तुरंत आज है
वही समकाल है, वही समकालीनता है। मैं अपनी विनम्र सहमति दर्ज करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अगर मोटे तौर पर अगर जो आज हम समकालीनता का जिक्र करें तो आप प्रेमचंद को लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि समकालीनता की अवधारणा किसी एक कालखंड में न होकर के बल्कि यथार्थ के समय के निरंतर्य में है। समय के सीमाकरण में समकालीनता नहीं अधिक स्पष्ट होगी, बल्कि वह समकालीनता अपने निरंतर्य में होती है। जैसे सन 84 के बाद 84 को अगर एक हम डिपार्चर पॉइंट, प्रस्थान बिंदु माने, तो सन 84 के बाद भारतीय यथार्थ, और खुद मैं जो अक्सर आज अपने समय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सन 84 के बाद के समय से या 85 के बाद के समय का जो निरंतर आज तक चला आ रहा है, जिसे कई बार लॉन्ग 90s के रूप में याद किया जाता है, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यथार्थ के वे चिन्ह क्या हैं, वो कौन से यथार्थ हैं जिनसे हमारा कथाकार लगातार टकराता रहा है। वो यथार्थ के वो चिन्ह यह हैं कि एक बाजारवाद ने, एक नव साम्राज्यवाद ने कैसे दुनिया को बदलना शुरू किया। उसने हमारे संबंधों में, हमारे दैनंदिन के जीवन में बहुत सारे मसलों पर उसने फर्क ला दिया। दूसरी तरफ शिक्षा में वो उसने परिवर्तन लाया, सोच विचार में लाया, और आज तक वो सिलसिला सतत जारी है। दूसरी तरफ सांप्रदायिकता की आवाज़ जो लगभग 90s के आखिर में जो बहुत विस्फोटक रूप से प्रकट हुई और आज हमारे देश में वो लगातार ज्वलंत होती जा रही है, वह एक यथार्थ वह है। तीसरी तरफ एक स्त्री, दलित, ये जो अस्मिताएं हैं जो ये उभर करके सामने आई, अपना अधिकार मांगी, अपने अधिकारों के लिए उनमें एक चेतना पैदा हुई। तो आप देखें ये जो 3, 4, 5 ये जो पक्ष हैं, हमें लगता है कि ये केवल आज के पक्ष हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इसका निरंतर हम जोड़ते हैं लॉन्ग 90s में। लेकिन क्या प्रेमचंद जो हमारे सबसे बड़े कथा साहित्य के पुरखा थे, तो क्या प्रेमचंद भी अगर आप देखें तो इन्हीं चीजों से टकराते रहे। प्रेमचंद का समूचा साहित्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध, महाजनी पूंजी के विरुद्ध, और स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब के प्रति, किसान, गरीब, वंचित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, सांप्रदायिकता के विरुद्ध उनका लेखन एक मुखर आवाज रहा। तो मैं कहना ये चाहता हूं, आपसे ये साझा करना चाहता हूं कि समकाल जो है, समकालीनता जो है, वो कोई 1-2 साल की चीज नहीं होती है, बल्कि वह एक सतत प्रवाह के भीतर आती है, और कभी कभी उसकी आंच, उसका ताप अधिक तीव्र हो जाता है। और एक लेखक के रूप में मुझे लगता है कि समकालीनता से बिना टकराए कोई कथाकार अपनी बात, एक अपना अच्छा साहित्य जो है वो रच नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये यथार्थ है, वो यथार्थ है क्या? क्या यथार्थ केवल वस्तुओं में रहता है, केवल घटना में निवास करता है, या यथार्थ कोई बनी बनाई रेडीमेड टाइप की चीज है? ये एक लंबा विवाद हिंदी साहित्य में होता रहा है। जैसे मुझे याद है कि बहुत बार ख़ास तौर पर जब हम लोग, जब एक सोवियत संघ का ज़माना था, मतलब मार्क्सवाद एक विचारधारा के रूप में था, तो बहुत बार ये प्रशिक्षण होता था कि यथार्थ ही प्रमुख होता है, और यथार्थ
और शिल्प नाम की चीज़, भाषा नाम की चीज़, कोई ऐसी उसकी कोई बहुत प्रासंगिकता, कोई उसकी गरिमा नहीं होती है। यथार्थ अगर आपके पास है तो वो अपने अनुसार शिल्प जो है वो ढाल लेता है। लेकिन क्या शिल्प जो है केवल भाषा का एक अनुगमन करने वाली चीज वाकई है? क्या वह स्वयंभू है या लेखक उसको बनाता है, उस पर काम करता है? और आप देखें कि ऐसा नहीं है कि यथार्थ ही शिल्प का निर्माण करता है, बल्कि आपके पास कोई एक भाषा मिल जाती है विचार करने की, कोई एक शिल्प मिल जाता है तो आपके यथार्थ को भी वो बदलता है, आपके यथार्थ को भी एक नया स्वरूप देता है, एक नया जीवन देता है। ये एक इनका भी एक अपना द्वंद्वात्मक संबंध है। जैसा कि हम द्वंद्वात्मकता को प्रायः भुला देते हैं और मानते हैं कि यथार्थ ही प्रधान है, बाकी चीज़ें तो उसका अनुचर हैं, उसका अनुगमन करने वाली हैं। और दूसरी बात ये आई, कई बार उभर करके आती थी कि विचारधारा या विचार। पहली बात तो मैं भिन्न अलगाना चाहूँगा कि विचारधारा एक अलग चीज़ है और विचार थोड़ा सा भिन्न चीज़ है। विचारधारा जहाँ आपको एक सहूलियत देती है कि आप उसकी रोशनी में यथार्थ को थोड़ा जल्दी आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन वो कहीं आपको एक फ्रेम्ड भी कर देती, कहीं आपको बांधता भी है। आपके पास एक बना बनाया तरीका होता है। तो ये रिश्ता मुझे लगता है एक कथा साहित्य में ये रास्ता जो है ये उचित नहीं होगा कि आपको एक कोई बनी बनाई, चाहे गांधीवाद हो, मार्क्सवाद हो या कोई भी एक विचारधारा आपके पास है और आप यथार्थ को उसी रोशनी में, सत्य को उसी रोशनी में आप तलाश लें। जो है वो होना ये चाहिए कि विचारधारा एक टार्च की तरह हो, चीज़ें आपको ढूंढनी पड़े ऐसा, और चीज़ें खुद चमक कर कहें वो कि देखो मैं यहाँ हूँ। सत्य जो है खुद चमक करके कहे मैं आप। ये अंतर क्रिया जो एक लेखक के जीवन में, कथाकार के जीवन में होती है कि सत्य को पाने के लिए वो एक ऐसी अंतर क्रिया से वो गुजरे जिसमें वो खुद चमक कर करके, खुद मुखर हो करके कहे कि मैं यहाँ हूँ। आप जानते हैं कि, और तीसरी बात इसी संदर्भ में मैं यथार्थ के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि प्रायः यथार्थ का अर्थ जो है यथा तथ्य मान लिया जाता है। तो यथा तथ्य तो साहित्य से ज़्यादा, किस्सा गो से ज़्यादा फोटोग्राफी कर देगा। जो है वो एक फोटोग्राफर जो होगा वो यथा तथ्य, ये वीडियो, अब तो वीडियो का ज़माना आ गया है, वीडियो बन जाएगा तो क्या दिक्कत है फिर तो चीज़ों को। तो अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, जो समकालीन अवधारणा है, समकालीन समय है, इसमें टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो क्या यथार्थ केवल यथातथ्यता का अंकन है? नहीं, यथार्थ जो है उसमें जोड़ता है बहुत कुछ, जो उसका जो स्वरूप होता है वस्तुओं का, वस्तुगत जगत का, उसमें जोड़ता है। और वो चीज़ आती कहाँ से है? वो आती है प्रायः कल्पना और यथार्थ को एक विपर्य के रूप में, एक दुश्मन के रूप में दोनों को रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार यथार्थ, कल्पना जो है आपके यथार्थ को एक सृजनात्मकता देती है। अगर कल्पना नहीं होगी तो आपका यथार्थ एक, जिसे कहते हैं, एक ब्यौरा होगा, एक जर्नलिस्टिक, एक पत्रकारिता जैसा लेखन होगा। कल्पना ही वह चीज़ है जो आपके यथार्थ को एक परवान चढ़ाती है, उसे एक रचना का शक्ल देती है, एक सृजन का जीवन अर्पित करती है कल्पना। और आपने देखा होगा कि हिंदी कथा साहित्य में बहुत सारे लोग प्रायः एक कहानी, कई बार एक कहानी, दो कहानी या एक उपन्यास लिख करके वो उनकी त्वरा लेखन की जो श्रेष्ठता होती है वो चूक जाती है। यानी कि जो अर्जित जीवन है, जो आपने अर्जित किया जो अनुभव, वो अपनी एक दो रचनाओं में आप खर्च कर देते हो और फिर उसके बाद आपको लगता है कि अकाल है, सूखा पड़ा हुआ है, जिसे निर्मल वर्मा अपनी कहानी में एक इंटरनल आंतरिक सूखा के रूप में चित्रित करते थे, किया था सूखा कहानी में। तो कल्पना वह चीज़ होती है कि आपके एक बार रची गई चीज़ को दोबारा रचे जाने का वो रसायन दे
देती है। मुक्तिबोध जैसे कवि को आप देखें तो वो अपनी एक ही कृति को, एक ही लगभग उनके पास संवेदना जो रही कि एक मध्य वर्ग की जो एक अंतर्द्वंद, उसकी घुटन, उसकी छटपटाहट और डिक्लास होने की, वर्गांतरित होने की जो उसकी छटपटाहट थी, उसी के द्वंद्व पर उन्होंने पूरी कविता लिखी। लेकिन इसी थीम पर उन्होंने न जाने कितनी कविताओं में इतने विचार रचे, इतनी बिंब रचे। वो किस आधार पर? अंधेरे में कविता में अगर वो डोमा जी उस्ताद का जुलूस चल रहा है तो वो हो सकता है यथार्थ न हो, लेकिन वो कल्पना और यथार्थ के मिश्रण से जो वो बिंब रचा गया है, वो जो दृश्य रचा गया है, वो एक यथार्थ से भी ज़्यादा बड़ा यथार्थ है। प्रेमचंद अगर अपनी कहानी कफन में वो कहते हैं कि भाई वो आलू भून रहे हैं पिता पुत्र और बुधिया जो है भीतर प्रसव वेदना से कराह रही है, तो क्या है? तो और वो कहते हैं कि वो सोचता कि एक जाएगा उसका हाल चाल लेने के लिए, दूसरा आलू खा जाएगा और अंत में कफन बेच लेते हैं। हो सकता है किसी को लगे कि ये थोड़ा यथार्थ का अतिक्रमण है, लेकिन यथार्थ का अतिक्रमण यथार्थ को सृजनात्मक बनाने के लिए एक लेखक को करना ही पड़ता है। जैसे मैं आपको विश्व के बहुत महान कथाकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज की उपन्यास 100 Years of Solitude का एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ मैं। वो उसमें है कि मजदूरों का जुलूस निकला हुआ है प्रतिरोध में। जयनंदन जी भाई बैठे हुए हैं, इनकी बहुत सारी रचनाओं में प्रतिरोध का स्वर बड़ी मुखरता के साथ प्रकट हुआ है। तो उसमें जुलूस में जो है वो मजदूरों का जुलूस है और अचानक सबको लगता है कि गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो शायद 10 सेकंड 20 सेकंड का वाकया होता है और वो जो उसका चरित्र है वो अपने को बेहोश पाता है और उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि एक ट्रेन चली जा रही है। अंधेरा है डिब्बे में, वो ट्रेन चली जा रही है और जब ट्रेन चली जाती है तो वो टटोलता है तो देखता है कि पूरा डिब्बा शवों से भरा हुआ है, लाशों से भरा हुआ है। और फिर वो किसी तरह कूदता है ट्रेन से और फिर अपने उसी जगह पर आता है जहां गोलियां चली थी। वो कहता है, पूछता है कि क्या यहाँ गोली चली थी? तो लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ कोई गोली नहीं चली थी। वो पूछता है एक सराय में, वो किसी और से पूछता है क्या यहाँ लाशें गिरी थी? उसको जवाब मिलता है यहाँ कोई लाशें नहीं गिरी थी। फिर उससे वो कोई आदमी, हर आदमी इनकार कर रहा है। जैसे कि आज बहुत सारी हत्याएं होती हैं, बहुत सारे संहार होते हैं, लेकिन उनके सत्य को, उस हिंसा को दबाया जाता है, दफन कर दिया जाता है। तो वो फिर पूछता है कि भाई यहाँ पर, फिर एक सराय में जाता है, देखता है कि सराय में उस सराय में एक कुत्ता बंधा हुआ है जंजीर से और कुत्ते की केवल ठठरी बची है, मांस कुछ नहीं है उसके शरीर पर, और फोन की घंटी बज रही है। यानी टेक्नोलॉजी जीवित रह जाएगी, इंसान पशु सब खत्म हो जाएंगे। ये जो यथार्थ की जो एक चरम बिंदु है भयावहता का, यथार्थ की भयावहता का, ये केवल एक दृश्यात्मक यथार्थ से, एक तथ्यवादी यथार्थ से इस दृश्य को नहीं रचा जा सकता था। तो आप बहुत बार लगता है कि यथार्थ नहीं है, ये लग सकता है टेक्निकली, लेकिन वो शायद मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा यथार्थ होता है। ऐसे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी, बहुत बड़ा वो भी बहुत अच्छा उपन्यास है। तो मेरे मित्रों ने कई बार कहा कि भाई उसमें क्या है कि सब एक बड़ा नदी का किनारा है और एक चरित्र है, वो रहता है अपनी पत्नी के साथ और कोई मतलब उसमें और आराम से धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। तो उसमें तो कई लोगों का एतराज हुआ कि भाई वो तो एक यथार्थ विरोधी रचना है। लेकिन अगर आप देखें तो अपनी बहुत आंतरिक बुनावट में
जो आपके मौजूदा समकालीन जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं, मतलब स्पीड, एक गति, एक अधिक गति के लिए आज दुरंतो चली तो शताब्दी चल गई, उसके बाद और भी ट्रेन आ रही है जो इतने घंटे में पहुंचा देगी, सब बन रहे हैं। तो स्पीड तो जो आपके अपने समय का जो समकाल का दृश्यात्मक यथार्थ है, जिसमें स्पीड ही स्पीड है, गति है, उस गति के समानांतर या प्रत्युत्तर में गांधी जी जिसे कहते थे सुस्तगी का सौंदर्य, वो सुस्तगी के सौंदर्य की सृष्टि कर देता है। जहाँ उसको कोई जल्दी नहीं है, वो हाथी पर बैठ कर के स्कूल जाता है उसका टीचर, कि धीरे धीरे चला जा रहा है मंथर गति से, कोई स्पीड नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। पोल्यूशन जो हमारे अपने, जिस पर अभी अमिताभ घोष ने भी चिंता व्यक्त की है और भी तमाम लोग, प्रदूषण, तो वो पूरा जो वातावरण रचते हैं वो आपके यथार्थ के समानांतर एक दूसरा यथार्थ खड़ा कर देते हैं। और कई बार लेखक इस तरह करता है, यथार्थ के समानांतर एक दूसरा यथार्थ खड़ा कर देता है। तो ये कहने का मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। इसी कड़ी में मैं आपको एक और कृति का नाम लेना चाहूँगा, ओरहान पामुक की कृति है माई नेम इज़ रेड। उसमें आप पढ़ें तो उसमें चित्र मतलब बनाने के दो स्कूल हैं। एक स्कूल की मान्यता है कि हम जैसी दुनिया है वैसे ही दुनिया रचनी चाहिए जो है वो, लेकिन दूसरा स्कूल जो पेंटिंग का है, तो दूसरे स्कूल की मान्यता यह है कि भाई जैसी दुनिया है वैसी दुनिया आप रच देते हो, तो आप क्या करते हो जो है वो, फिर आप सृजन कहाँ करते हो। तो आप ईश्वर ने जो दुनिया रची, आप उसको आज की भाषा में आप कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो दुनिया रची, साइंस ने, राजनीति ने, सबने मिलकर जो दुनिया रची। लेकिन उस उपन्यास थोड़ा पहले का है, तो कहते हैं कि खुदा ने जो ये दुनिया रची है, इस दुनिया को आप कहते हो कि उससे बेहतर रच सकते हो क्या? आप किसी वृक्ष को रचोगे अगर, तो क्या उससे बेहतर रच सकते हो? तो कहते हैं कि तो आप उसे बेहतर नहीं रच सकते हो बिना उसमें कुछ भरे, दूसरी चीज भरे, दूसरा गल्प भरे। आप यथार्थ की, उसको यथार्थ की कॉपी करोगे तो फिसड्डी रहोगे जो है। फिर वो पहला स्कूल कहता है कि ये तो गुस्ताखी हुई कि अगर खुदा ने कोई दुनिया बनाई है तो तुम बताओ कि पेड़ ऐसे नहीं ऐसे होते, इंसान का चेहरा ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो एक लंबी डिबेट चलती रहती है। और हमारे साहित्य में भी, हिंदी कथा साहित्य में भी, समकालीन कथा साहित्य में भी ये बहस कोई आज की बहस नहीं है, लंबे चलती रही है। अब ये और कोई ऐसा भी नहीं है कि आप इस स्कूल को माने इस तरह लिखें तो आप सफल हो जाएंगे, बेहतर। मैं ये फैसला नहीं करना चाहता हूँ कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है। मैं केवल विनम्रतापूर्वक इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों के अपने तरीके हैं। तो एक तरीके यथार्थ को कहने का जो एक तरीका है, उससे दूसरे तरीके को हीनतर न माना जाए। दोनों अपने अपने तरीके हैं जो है वो। तो बहरहाल मेरे ख्याल से काफ़ी समय मैंने ले लिया, और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे एक किस्सा, अंतहीन किस्सा जैसे होता, बचपन में आप सब लोग कहानियाँ सुनते रहे होंगे, और मुझे भी याद है मैं सुनता था तो अपनी दादी मेरी कहानियाँ सुनाती थी। तो अंत में जब वो सुनाती थी कि राजा रानी सब सुखी हो गए, तो मैं कहता था फिर, तो कहती थी फिर क्या। तो लेकिन कहानी एक ऐसी चीज़ है, कथा साहित्य एक ऐसी चीज़ है, जीवन की तरह है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है, किस्सा हमेशा जारी रहता है। और एक अच्छी कथाकृति वही होती है कि जो अपने समापन के बाद एक नई कहानी को जन्म दे दे, आपके अपने पाठक के भीतर, अपने सुनने वाले के भीतर एक नए किस्से का सृजन कर दे जो है। और जाहिर है जैसे हमारे गुरुदेव हैं दूधनाथ सिंह जी, उनका निधन हो चुका, हिंदी के बहुत बड़े कथाकार, उन्होंने एक लेख लिखा था, कहानी का झूठा सच।
और कोई भी कहानी बिना, उनका कहना था कि कोई भी कहानी, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो आप गढ़ंत है, ये आप जितनी लोक कथाएं हैं, जितनी लोक कथाएं हैं आप उसे आप पढ़ें तो सब में एक यथार्थ का अतिक्रमण, यथातथ्यवाद का अतिक्रमण निश्चय ही आपको मिलेगा। लेकिन वो अतिक्रमण यथार्थ को, दुनिया को अधिक सुंदर बनाने के लिए, दुनिया को अधिक बेहतर बनाने के लिए, और ये संसार में कला, भावनाएं सब कुछ बेहतरी हो, तो कई बार बेहतरी को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए एक किस्सा गो को असुंदर और कुरूप जो कुछ भी दुनिया में है उस पर उंगली रखनी पड़ती है। और यही काम एक प्रेमचंद से लेकर के और सतत पंकज जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी तमाम कहानियों में इसी झारखंड इलाके की तमाम जो विरूपताएं हैं संसार समाज की, उन सब पर उंगली रखी है, उन सब को चित्रित किया है। तो ये एक किस्सा गो का काम होता है। और जाहिर है कि जिस विरूपता के चित्रण के पीछे सुंदरता की कामना होती है, सुंदरता की आकांक्षा होती है, वही कथाकृति श्रेष्ठ होती है, महान होती है, और वही समकाल में अपनी धमक छोड़ती है। मुझे यहाँ पर बुलाया, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की तरफ से बुलाया गया, बोलने का अवसर दिया गया, और एक मुझे बहुत बेहतरीन अनुभव से समृद्ध किया गया। इस सब के लिए मैं इस विश्वविद्यालय को, इसके आयोजकों को, इसके कर्णधारों को, सबको शुक्रिया कहता हूँ। धन्यवाद।